जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती के धरती पर अवतरण का 200वां वर्ष चल रहा है। इसलिए आज बात करेंगे भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान की। हम सब जानते हैं उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी और आर्य समाज से जुड़े लोगों की भारत की आजादी के संघर्ष में बड़ी भूमिका रही है। बलिदानियों के शिरोमणि युगदृष्टा सरदार भगत सिंह के दादा सरदार अर्जुन सिंह भी आर्य समाजी थे। उन्होंने अपने तीनों पुत्रों सरदार किशन सिंह, अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह को आर्य समाज की दीक्षा दी थी, बल्कि अपने पोते भगत सिंह का भी वैदिक रीति के अनुसार यज्ञोपवीत संस्कार किया था। यज्ञवेदी को साक्षी मान दादा अर्जुन सिंह ने अपने पोते को राष्ट्र सेवा हेतु समर्पित करने का संकल्प लिया था और वर्ष 1923 में 16 वर्ष की आयु में घर छोड़ते समय भगत सिंह ने अपने पिता को पत्र में यही लिखा था कि दादाजी की उस प्रतिज्ञा को पूरी करने जा रहा हूं। आर्य समाज की शिक्षाओं से प्रेरित हो जो बीज दादाजी ने बोया था, आगे चलकर क्रांति का कितना विराट वट वृक्ष बना हम सब जानते हैं। भगत सिंह के पिता और चाचा भी आजादी के वीर योद्धा थे। पिता सरदार किशन सिंह ने सारी उम्र इसी संघर्ष में खपा दी थी। मंझले चाचा सरदार अजीत सिंह द्वारा वर्ष 1907 में पंजाब में छेड़ा किसान आंदोलन कौन भुला सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें बर्मा की मांडले जेल में निर्वासित किया गया था। भारत की आजादी के लिए वे 38 वर्ष तक निर्वासित होकर देश देश भटकते रहे थे। छोटे चाचा स्वर्ण सिंह को जेल में इतनी यातनाएं मिली कि तपेदिक हो गया और शहीद हुए। दोस्तों, महर्षि दयानंद ने हर प्रदेश में आर्य समाज की स्थापना की, जिनके माध्यम से उनका संदेश देश के कोने कोने पहुंचने लगा। वे देशवासियों का आह्वान करते हुए कहा करते थे, तुम स्वयं को दूसरों से कमतर क्यों मानते हो? स्वयं को भारतीय कहलाने में शर्मिंदा क्यों होते हो? तुमने अपने राष्ट्र गौरव और प्रतिष्ठा को क्यों त्याग दिया? तुम सिर ऊंचा करके क्यों नहीं चलते हो? समस्त विश्व में भारत जैसा कोई अन्य देश नहीं है। कहने का भाव यह है कि महर्षि दयानंद ने भारतीयों के खोए आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को लौटाया था। स्वदेशी के समर्थन में बड़ी ताकतवर आवाज थे। दोस्तों, भगत सिंह के अनेक साथी क्रांतिकारी भी आर्य समाजी परिवारों से आए थे, जैसे सुखदेव, भगवती चरणवो और यशपाल आदि। भगत सिंह और सुखदेव ने रावलपिंडी आर्य समाज के मंत्री पंडित धर्मपाल की मदद से रावलपिंडी में क्रांतिकारी संगठन खड़ा करने का प्रयास किया और इस बात का प्रमाण है भगत सिंह के विरुद्ध गवाही देने वाले जय गोपाल और हंसराज वोरा का अदालत में दिया बयान। पंडित धर्मपाल आर्य समाज के साथ ही क्रांतिकारी दल से भी जुड़े हुए थे। दोस्तों, कोलकाता की तत्कालीन कार्नवालिस स्ट्रीट, जिसे अब विधान सरनी मार्ग कहते हैं, वहां स्थित आर्य समाज मंदिर के प्रथम तल पर फरवरी 1929 में भगत सिंह ने गन कॉटन तैयार की थी, जिसका उपयोग उन बमों में हुआ जो 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली में फेंके गए। साथ ही क्रांतिकारी कमलनाथ तिवारी वहीं आर्य समाज मंदिर में ही रहते थे। यानी भगत सिंह को अपने क्रांतिकारी कार्यों के लिए आर्य समाज से मिले सहयोग के अनेक प्रमाण हैं। कोलकाता में भगत सिंह जिन सेठ छज्जूराम के घर पर ठहरे थे, वे भी आर्य समाजी थे। और अमर बलिदानी राम प्रसाद बिस्मिल को कौन भुला सकता है, वे भी तो आर्य समाजी थे। अपनी आत्मकथा के पृष्ठ 22 पर वे लिखते हैं, वे बचपन से ही आर्य समाज से जुड़ गए थे। उनके पिताजी इस बात पर नाराज थे। उन्होंने राम प्रसाद को खूब डांटा फटकारा था, पर जब राम प्रसाद ने आर्य समाज में जाना नहीं छोड़ा तो पिताजी ने कहा, मैं सोते समय तुम्हारी हत्या कर दूंगा, इसलिए या तो आर्य समाज को छोड़ दो या घर। राम प्रसाद ने आर्य समाज की जगह घर छोड़ना चुना था। शाहजहांपुर के जिस आर्य समाज मंदिर में वे यज्ञ करते थे, उसी में उनके मित्र शहीदे वतन अशफाकुल्लाह भी नमाज अता कर लेते थे। उस आर्य समाज मंदिर में जाने का 2 बार सौभाग्य मुझे भी मिला है। दोस्तों, आर्य समाज से आने वाले क्रांतिकारियों में वीर गेंदालाल दीक्षित भी शामिल हैं, जिन्होंने वर्ष 1917 में मातृवेदी सोसाइटी की स्थापना की। इसके अनेक सदस्य आर्य समाजी थे। वर्ष 1905 में अंग्रेजों द्वारा किए बंगाल विभाजन के बाद उत्तर भारत में स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार में आर्य समाज की बहुत बड़ी भूमिका थी। खासतौर से पंजाब और संयुक्त प्रांत में, जिसे आज हम उत्तर प्रदेश कहते हैं। वर्ष 1907 में भगत सिंह के चाचा सरदार अजीत सिंह के नेतृत्व में पंजाब में चले किसान आंदोलन में आर्य समाज की प्रमुख भूमिका के बारे में उस समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर डेंजिल इबेटसन अपनी मिनट्स में लिखते हैं, आर्य समाज के सदस्यों ने बड़ी संख्या में इस संकट को भड़काने का काम किया है।
दोस्तों, वैलेंटाइन शेरॉल अपनी पुस्तक इंडिया अनरेस्ट के पेज 112 पर लिखते हैं, पंजाब और संयुक्त प्रांत में पिछले कुछ वर्षों में राजद्रोह की घटनाओं में बहुत सारे आर्य समाजी खुलकर शामिल रहे हैं। वर्ष 1907 में रावलपिंडी में हुए दंगों के सरगना आर्य समाजी ही थे और वास्तविक हिंसा से पहले लगभग 2 वर्षों से जो हिंसक प्रचार किया जा रहा था उसका नेतृत्व प्रमुख आर्य समाजी लाला लाजपत राय और अजीत सिंह, भगत सिंह के चाचा, कर रहे थे। ऐसा लिख रहे हैं वैलेंटाइन शेरॉल। जलियांवाला बाग जनसंहार केस में पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे माइकल ओडायर अपनी पुस्तक इंडिया एज आई न्यू इट के पेज 184 पर लिखते हैं, पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर डेंजिल इबेटसन को लगभग हर जिलाधिकारी ने बताया था कि जहां कहीं भी आर्य समाज है वह राजद्रोह का केंद्र है। वास्तव में आर्य समाज पश्चिमी प्रभाव के विरुद्ध राष्ट्रवाद का पुनर्जागरण है, ऐसा लिख रहा है माइकल ओडायर। दोस्तों, सच तो यह है कि आर्य समाज केवल सामाजिक नहीं बल्कि विशुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन था। ओडायर आगे लिखते हैं, संभवतः आर्य समाजी पंजाब की कुल हिंदू जनसंख्या के 5% से अधिक नहीं है, लेकिन वर्ष 1907 से लेकर आज तक राजद्रोह और अन्य राजनीतिक अपराधों में सजा पाए हिंदू लोगों में बहुत बड़ी संख्या आर्य समाजियों की है। अंग्रेज गवर्नर की यह टिप्पणी अपने आप में काफी है यह समझने के लिए कि आर्य समाज का भारत की आजादी में कितना बड़ा योगदान रहा है। भगत सिंह ने भी अपनी जेल डायरी के पेज 285 पर माइकल ओडायर की इस टिप्पणी को नोट किया है। दोस्तों, आर्य समाज ने बहुत सारे शिक्षण संस्थान भी खोले, जैसे डीएवी स्कूल, डीएवी कॉलेजेस, गुरुकुल कांगड़ी और भी कई सारे गुरुकुल। ये संस्थान ना केवल अच्छी शिक्षा के लिए जाने जाते थे बल्कि देश प्रेम का पाठ भी यहां घोट घोट कर पढ़ाया जाता था। पिछले दिनों मुझे प्रतिष्ठित कन्या महाविद्यालय जालंधर जाने का अवसर मिला। यह कॉलेज वर्ष 1886 में आर्य समाज द्वारा ही स्थापित किया गया था। मुझे बताया गया कि इसकी नींव में हल्दी घाटी की मिट्टी डाली गई थी। अनुमान लगा लीजिए, जिस कॉलेज की नींव में हल्दी घाटी की मिट्टी हो वहां से छात्राएं क्या संस्कार लेकर निकलती होंगी। कुमारी लज्जावती, जो 30 वर्ष तक वहां प्रिंसिपल रही, वे भगत सिंह डिफेंस कमेटी की सदस्य थी। बताया जाता है कि भगत सिंह स्वयं वहां आकर रुके हैं और उनकी स्मृति स्वरूप वहां उनकी प्रतिमा भी लगी है। जब मैंने उनके हॉल ऑफ फेम में लगे चित्र देखे तो आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। अंग्रेजी राज में लड़कियों के हाथों में कटार इस बात का प्रमाण थी कि उन्हें देश और आत्मसम्मान के लिए लड़ने का प्रशिक्षण दिया जा रहा था। एक वीडियो अलग से कन्या महाविद्यालय जालंधर पर बनाऊंगा। दोस्तों, आर्य समाज के उपदेशक सेना की अलग अलग रेजिमेंट्स में जाया करते हैं और भारतीय सैनिकों के सामने स्वामी दयानंद द्वारा रचित ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का प्रचार करते, और ऐसा करते करते वे कई बार ऐसी बातें कहते जो अंग्रेजों की नजर में बहुत आपत्तिजनक होती। आर्य समाज एंड इट्स डिट्रैक्टर्स के अनुसार दौलत राम नाम का आर्य समाज का एक उपदेशक झांसी में 6th जाट रेजिमेंट के जवानों में यह कहते पाया गया, आर्यों के वंशज विदेशियों की एड़ी के नीचे कुचले जा रहे हैं। अन्य रेजिमेंट्स में भी इसी तरह आर्य समाज के उपदेशक प्रचार कर रहे थे। वर्ष 1905 में एक आदेश जारी हुआ कि कोई भी आर्य समाजी किसी रेजिमेंट की बैरक में ना घुसने पाए। बैरकों में सत्यार्थ प्रकाश बैन कर दी गई। गोरों को डर था कि आर्य समाजी सेना को बगावत के लिए उकसाएंगे। वर्ष 1905 में सेना से छांट छांट कर ऐसे सैनिकों को निकाला गया जो आर्य समाजी पाए गए थे। हालात इतने खराब थे कि सेना में कोई भी सैनिक यदि अंग्रेज अफसर की बात नहीं सुनता उसे आर्य समाजी मान लिया जाता था। एक मजेदार घटना देखिए जिसका जिक्र केसी यादव अपनी पुस्तक आर्य समाज एंड द फ्रीडम मूवमेंट के पेज 127 पर करते हैं। वे लिख रहे हैं, एक युवा अंग्रेज लेफ्टिनेंट का उसके मातहत एक मुसलमान जमादार से झगड़ा हो गया। लेफ्टिनेंट ने कंपनी कमांडर से इसकी शिकायत की। कमांडर एक अंग्रेज कर्नल था। उसने उस जमादार को बुलाया और डांटते हुए कहा, बदमाश आर्य समाजी, साहिब से बदतमीजी की तेरी हिम्मत कैसे हुई? जमादार ने उत्तर दिया, साहब मैं मुसलमान हूं। कर्नल ने झड़कते हुए कहा, तब तुम जरूर मुसलमान आर्य समाजी हो गए। बेचारे जमादार को आर्य समाजी होने के संदेह में सजा दी जा रही थी। दोस्तों, 10th जाट रेजिमेंट के बहुत सारे सैनिक आर्य समाजी थे। वर्ष 1908 में जब यह रेजिमेंट अलीपुर कोलकाता भेजी गई तो वहां भी आर्य समाजियों से इनका संपर्क जुड़ गया और इस संपर्क के सूत्रधार थे सेठ छजूराम,
जो स्वयं आर्य समाजी थे, वही सेठ छाजूराम जिनका मैंने पहले भी जिक्र किया, भगत सिंह ने जिनके घर में शरण ली थी जब सांडर्स वध के बाद वे कोलकाता गए। ये आर्य समाजी सैनिक बंगाल के क्रांतिकारियों से भी मिल गए थे। ब्रिगेडियर जनरल कॉवन की रिपोर्ट के अनुसार ये सैनिक शहीद खुदीराम बोस के घर भी देखे गए। कमांडर ने आदेश दिया कि महर्षि दयानंद रचित सत्यार्थ प्रकाश को सैनिक अपने पास नहीं रख सकते और यज्ञोपवीत भी नहीं पहन सकते। कई सैनिकों ने यह आदेश मानने से इनकार कर दिया। परिणाम यह हुआ कि वे कोर्ट मार्शल हुए। 22 मार्च 1910 को कमांडर इन चीफ ने सरकार को पत्र लिखकर मांग की कि सेना में आर्य समाजियों की भर्ती पूरी तरह बैन लगा दिया जाए। वर्ष 1914 से 1918 तक चले प्रथम विश्व युद्ध में जब अंग्रेज अफसर गांव-गांव घूमकर फौज में भर्ती करने की कोशिश कर रहे थे, तब भी आर्य समाजियों को सेना में नहीं लिया गया। 8 मई 1917 के द ट्रिब्यून अखबार में दीनबंधु छोटूराम का एक पत्र छपा था जिसमें लिखा था, एक आर्य समाजी फौज में भर्ती होने के लिए गया, इसके लिए यज्ञोपवीत उतारने की शर्त लगाई गई। उसने इससे इनकार कर दिया। परिणाम यह हुआ कि उसे रिजेक्ट कर दिया गया। दोस्तों, सिविल विभागों में भी आर्य समाजियों की भर्ती नहीं की जा रही थी और जो पहले से नौकरियों में थे उनके प्रमोशन रोक दिए गए थे। एबटाबाद के ऑफिशिएटिंग तहसीलदार लाला केशवमल की एसीआर में डिप्टी कमिश्नर एफडी कनिंगन ने लिखा, यदि यह व्यक्ति आर्य समाजी न होता तो बहुत योग्य सिद्ध होता। अक्टूबर 1909 में पटियाला में आर्य समाजियों की बड़ी संख्या में गिरफ्तारी हुई। आरोप था कि आर्य समाज अंग्रेज सरकार के विरुद्ध बगावत के लिए षड्यंत्र कर रहा है। ज्वाला प्रसाद, जो पीडब्ल्यूडी में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे और पटियाला आर्य समाज के अध्यक्ष थे, वे प्रमुख आरोपी थे। वो मुकदमा अपने समय में देश भर में बड़ा चर्चा का विषय रहा था। वैलेंटाइन शेरॉल अपनी पुस्तक इंडिया अनरेस्ट के पेज 113 पर लिखते हैं, पटियाला में, जो पंजाब की एक सिख रियासत है, यहां पिछले दिसंबर में राजद्रोह के मुकदमे के आरोपियों में अधिकांश, जिनकी संख्या 76 थी, आर्य समाजी थे और सरकारी अधिकारी और ऊंचे पदों पर आसीन लोग थे। इनमें कई सारे स्कूल अध्यापक थे जो स्कूलों में क्रांतिकारी प्रचार कर रहे थे। दोस्तों, एक जमाना ऐसा था जब कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं में अधिकांश आर्य समाजी होते थे। उदाहरण के लिए केसी यादव लिखित आर्य समाज एंड द फ्रीडम मूवमेंट के पेज 178 पर दी गई ये टेबल देखिए, जिसमें हरियाणा के शुरुआती दिनों के कांग्रेस के नेताओं की सूची दी गई है। यदि बात करें क्रांतिकारियों की तो लाला हरदयाल आर्य समाजी, काला पानी की सजा पाने वाले भाई परमानंद आर्य समाजी, वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली के चांदनी चौक में बम फेंकने के आरोप में फांसी चढ़ने वाले मास्टर अमीरचंद भाई बालमुकुंद अवध बिहारी आर्य समाजी, केसी यादव के अनुसार राजस्थान में शाहपुरा के रहने वाले क्रांतिकारी केसरी सिंह बारहट, उनका बेटा शहीद प्रताप सिंह बारहट और भाई जोरावर सिंह बारहट भी आर्य समाजी। गदर पार्टी के अमर शहीद पंडित कांशीराम, सोहनलाल पाठक आर्य समाजी, लाला लाजपत राय, लाला पिंडीदास, बांके दयाल, जिन्होंने पगड़ी संभाल जट्टा गीत लिखा, वकील रायजादा भगत राम, राम भज दत्त, लालचंद फलक, आनंद किशोर मेहता, कितने नाम गिनाऊं, सूची बहुत लंबी है। सच तो यह है कि भारत की आजादी के संग्राम में आर्य समाज की भूमिका जितनी बड़ी थी, उतना श्रेय नहीं मिला। महर्षि दयानंद सरस्वती को उनके 200वें जन्म वर्ष पर शत शत नमन। आज की जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।